उसको 1D में ले जाके एनालाइज करते हैं साउंड वेव को। यहां एक पाइप इमेजिन करिए, इस पाइप में एक तरफ आप कान लगा के खड़े हो गए और दूसरे तरफ जो है वहां से इस पाइप के एयर को डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब तो हम हजारों तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑसिलेशन एक ही पता है, सिंपल हार्मोनिक। तो हमने डिस्टरबेंस भी उसी टाइप का रखा। डिस्टरबेंस कैसा रखा? सिंपल हार्मोनिक। अब यदि ये ब्लॉक आपको ऑसिलेट करते दिख गया तो इसके कारण यहाँ पाइप में जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो भी तो ऑसिलेट करेगा। यदि पाइप में एयर के मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करता आप देख रहे हैं तो उसका भी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और पाइप को यदि आप प्लस एक्स एक्सिस कह लें, प्लस एक्स एक्सिस कह लें, तो अब साउंड एक ही स्ट्रेट लाइन पे जाते देख रहे हैं आप। तो अपना काम आसान हो गया। और अब हम यदि ऑसिलेशन लिखना चाहते हैं का मतलब डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं, तो यहां पर जो ऑसिलेशन है इसका डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी। अब हम टी टाइम पे एक्स पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं और डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल एक्स लिखेंगे। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा, दो एक्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं सिंबल बदल के कर देता हूं एस। यहां जो डिस्प्लेसमेंट मैं लिखने वाला हूं, टाइम टी से डिस्टरबेंस को यहां आने में जो टाइम लगा होगा ये होगा एक्स बाई वी, और जो टाइम टी माइनस एक्स बाई वी पे यहां होगा एट टी माइनस एक्स बाई वी, यहां जो हमें दिखेगा ये क्या दिखेगा? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। वही आगे चल के एट टी पर यहां जो मुझे मिलेगा वो s इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल मैंने बदल दिया s इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बाई वी। तो यहां से s तो वही आ गया ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स, और ये एस, ये ए नहीं अच्छा लग रहा है, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एस नॉट हमने ले लिया फॉर ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एस नॉट कर दिया। तो हमारे पास तो ये वैसा ही इक्वेशन आ गया जैसे लिखते थे y इक्वल्स टू एस एन ओमेगा टी, लेकिन वहां y था, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट था, x में वेव जा रही थी, या x में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको y लिख देंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसको बदल करके क्या कर दिया हमने s। और ये जो इक्वेशन है ना ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन ऑफ साउंड, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन ऑफ साउंड। और ये लीनियर एक तरह से हमने देखा। साउंड वेव में क्या होता है कि कहीं पर एयर का जमावड़ा बढ़ जाता है मतलब कंप्रेशन, और कहीं पे वो कम हो जाते हैं मतलब रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव प्रोपगेट्स इन मीडियम एज अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में मीडियम में प्रोपगेट करते हैं। अब एक लफड़ा और आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेव समझ में तो आता है, पंगा इस बात को लेके है कि साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट को लेकर एनालाइज करने से आसान होता है उसको प्रेशर के फॉर्म में सोचना। जब कहीं पर बढ़ रहा है एयर के मॉलिक्यूलों का जमावड़ा, मतलब वहां प्रेशर कुछ बदला होगा, बढ़ा होगा। तो जब कोई साउंड नहीं होता है तब भी प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, जब साउंड जाता होगा तो कहीं पे बढ़ता होगा कहीं घटता होगा। तो प्रेशर वेव इक्वेशन को भी हमें यहां देखना है। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन हो गया, कॉपी पे नोट कर लो। ये तो वैसा ही हो गया जैसे हम देख रहे थे ट्रैवलिंग वेव वो वायर पे, वैसे ही इसको भी एनालाइज कर लिया।
सर साउंड प्रेशर लगाते हैं हमने तो पहली बार देखा। सुनो स्पेस में साउंड ट्रैवल करती है। मैं तो गया नहीं अभी वहाँ पे मेरे को गूगल फोन में आईफोन पे यहाँ देखो साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है मॉलिक्यूलों का वो जिधर एनर्जी जा रही है साउंड उसी के पैरेलल। यस सर। और लाइट में वो वैक्यूम में भी रह सकती है लाइट, तो लाइट में उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, वहां कोई पार्टिकल नहीं है ऑसिलेट करने के लिए। तो वो जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है वो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होने के कारण उनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और वेव ऑन स्ट्रिंग को भी हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्योंकि एनर्जी जिधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन देख रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं साउंड के प्रेशर वेव इक्वेशन के लिए, और उसके लिए जरूरी है एक इंपॉर्टेंट आइडिया आपके दिमाग में होना, इलास्टिसिटी। साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में मॉलिक्यूल ही नहीं है तो ऑसिलेट क्या करेगा? ऑसिलेट नहीं करेगा। तो मेरे बोलने पर मेरे आगे एयर हैं, उनके मॉलिक्यूल ऑसिलेट हुए, वो आपके कान के ईयर ड्रम को ऑसिलेट करेंगे, तब आप साउंड सुनते हैं। यदि मॉलिक्यूल हो ही नहीं मेरे बोलने और आपके सुनने के बीच, आप नहीं सुन पाएंगे साउंड। यस सर। तो मीडियम का होना मस्ट है, इसलिए साउंड को ये हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, क्योंकि मीडियम का होना जरूरी है। और मीडियम होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, मटेरियल होगा, वहां मैकेनिक्स होगा, इसलिए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। और लाइट को आप कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। तो सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड या मैकेनिकल वेव है? अब आप बताओ। ये अलग अलग तरीके हैं वेव के टाइप लिखने के। मीडियम की नीड है तो मैकेनिकल, नहीं है तो नॉन मैकेनिकल। तो धागे वाला वेव क्या कहलाएगा? मैकेनिकल, क्योंकि मीडियम चाहिए, वहां मीडियम है। साउंड वेव को क्या कह रहे हैं? तो साउंड वेव को हमने कहा मैकेनिकल, क्योंकि मीडियम चाहिए। चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पे, तो वहां गिटार बजाएंगे तो नहीं सुन सकते कोई सामने वाला। अब वहां कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन का सेट हो, एक आपके सर में जो आपने कवर लगाया है उसके भीतर माइक्रोफोन हो, और दूसरे के कवर के भीतर में भी हो जो वायरलेस से कनेक्टेड हो, तो आप सुन सकते हैं एक दूसरे की बात को। मोबाइल लेके बात कर रहे हैं आप, लेकिन डायरेक्ट नहीं सुन सकते। वॉकी टॉकी से बात कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहा है, जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब यदि साउंड वेव को हम कहते हैं तो मैकेनिकल, और लाइट को कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल। साउंड को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लाइट को कह रहे हैं ट्रांसवर्स। मीडियम चाहिए ही चाहिए, और मीडियम जब भी होगा तो उनकी प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक इलास्टिक रबर, जिसके कई ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं तरह के, और ये तीन मैंने आपके सामने रखे जिनको वहां पढ़ते हैं। तो आप लाइट फिर आ रही है, आ गई है। अब इलास्टिसिटी जब वर्ड हम यूज करते हैं तो तीन पार्ट हो गए। एक, जब रॉड हो और रॉड पे आप फोर्स लगा करके खींचे तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। और एक बॉल हो इलास्टिक का, उस पे चारों तरफ से फोर्स लगा के देखें तो उसके साइज क्या हो गए? कम हो गए होंगे, वॉल्यूम उसका कम हो गया होगा। और यदि कोई ब्लॉक है
और ब्लॉक पे आप फोर्स लगाएंगे जिसका एक सरफेस फिक्स्ड कर दिया है आपने ग्राउंड पे, तो उस पे जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर उसके मॉलिक्यूल अपने जगह से शिफ्ट हो जाएगा और वापस फिर वो आ जाएगा। हमने इलास्टिसिटी पढ़ा क्या? पढ़ा लिया। तो अब याद करके बताओ, वॉल्यूम वाले के लिए क्या कहा करते थे? वॉल्यूम वाले के लिए, वॉल्यूम वाले के लिए लिखा करते थे F बाई ए इक्वल्स टू बी माइनस डेल वी बाई वी, और F बाई ए को P कह देते थे और P को भी हटा करके डेल्टा P कह देते थे, क्योंकि जब कुछ नहीं है तब भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और उसमें हमने एक्स्ट्रा चेंज किया F बाई ए और जिसके कारण वॉल्यूम बदला। तो हम जब कहते हैं गैस, तो गैस में क्या मिलेगा मुझे? गैस में हमें क्या यंग मॉड्यूलस मिलेगा या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा या केवल बल्क मॉड्यूलस मिलेगा? तो सोचो, आप नया डायग्राम एक और बनाओ और उसमें देखो कि ट्यूब के भीतर वही ऑसिलेशन मौजूद है और उस ऑसिलेशन के कारण एक्स वाले पोजीशन का आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना आप सीख चुके हैं, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपने दो पोजीशन चुन लिए एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां एक बर्तन समझ लो, इसे सिस्टम मान लो। इस बर्तन में एयर मौजूद है या गैस मौजूद है, ये हमारा सिस्टम हो गया, और इसके यहां पर S है डिस्प्लेसमेंट, उसके अगले वाले सिरे पे S ही होगा ये तो जरूरी नहीं है, S प्लस डेल्टा S माइनस सोचा। और हम लोग क्या लिखा करते थे? डेल्टा P इक्वल्स टू, क्या लिखा करते थे? डेल्टा P इक्वल्स टू B माइनस डेल V बाई ओरिजिनल वॉल्यूम V। तो सिस्टम का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना? यदि एरिया ए मैं कह देता हूं तो सिस्टम का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना? सिस्टम का ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया ए इंटू डेल्टा एक्स, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू डेल्टा एस, ए कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा पी हमारे सामने आता है माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स। यदि डेल एक्स बहुत छोटा हो, टेंस टू जीरो, तो डेल एक्स बहुत छोटा हो तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एस बाय डेल एक्स। और ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, इनको 3 स्टार कर दो और एस वाले को डिफरेंशिएट कर लो, वो हो जाएगा बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक माइनस निकल करके आया और प्लस हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट या डेल्टा पी मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसे एस नॉट एस मैक्सिमम था वैसे ही डेल्टा पी नॉट कह लो, डेल्टा पी नॉट वेयर। और आप इस बात पे गौर करो, डेल्टा पी नॉट जो है ये है बी के एस नॉट, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड कहलाएगा डेल्टा पी नॉट, और ये प्रेशर वेव इक्वेशन है। ये इस इक्वेशन का क्या नाम रखते हैं? ये इक्वेशन है प्रेशर वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन ऑफ साउंड। ये है प्रेशर वेव इक्वेशन ऑफ साउंड। डिस्प्लेसमेंट वाला यदि साइन दिख रहा है तो प्रेशर वाला कॉस दिख रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 का अंतर है। तो जहां प्रेशर का नोड होगा वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर पाई बाई 2 इन फेज डिफरेंस, या प्रेशर वेव इज पाई बाई 2 ahead in phase with respect to displacement wave,
यहां ये पॉइंट आप देख सकते हैं, π/2 इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। सर ये माइनस साइन का डेल्टा V वो तो आपने पहले ही डिराइव किया हुआ है ना, इलास्टिसिटी में क्या लिखा था, डेल्टा P इक्वल्स टू माइनस साइन निकला सर। डेल्टा P इक्वल्स टू, चेक करो पीछे जाओ, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस वो कंटिन्यूड है, वो कंटिन्यूड है वैसे ही। तो यहां पर हम लोग आ गए और हमने तय कर लिया कि कोई मीडियम होगा तो उसमें इलास्टिसिटी होगी और तभी साउंड रहेगा वहां, और इलास्टिसिटी होगा तो बल्क मॉड्यूलस होगा। सर यंग मॉड्यूलस भी तो हो सकता है। अरे बच्चे क्लास 11th में हो, अभी क्लास 11th में हो, जब हायर लेवल्स पे जाएंगे तो केवल बी नहीं वाई भी अफेक्ट करता है, वाई बी का कॉम्बिनेशन बनता है। अभी तो हम सिंपल रख के सोच रहे हैं, अभी हम एयर में देख रहे हैं, सॉलिड में तो वाई भी मिलेगा हमें। एयर और से निकल के मैं सॉलिड में चला जाऊं तो सॉलिड में वाई भी होगा, बी भी होगा, ईटा भी होगा, तो वहां सिंपल बी नहीं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बनता है एक्सप्रेशन। अभी हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। तो हम लोगों ने यहां एक और रिलेशन देखा, यदि दो वेव इक्वेशन है तो दो एम्पलीट्यूड होगा, तो दो एम्पलीट्यूड होगा तो पहले तो इसको तुम 5 स्टार मार्क कर दो, यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आया है, और 3 स्टार जो यहां दिया ऊपर में उसका क्या सर, उसे भी याद रखो। और यहां नीचे एक और डब्बा बनाओ और इस डब्बे के रिलेशन के बारे में बताओ, तो ये कौन सा रिलेशन है, कौन से एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का रिलेशन, तो इन्हें भी याद रखना है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डेल्टा P नॉट इक्वल्स टू BK S नॉट। अब ये जो नोड एंटी नोड का कहानी वहां आपने लिखा ऊपर, π/2 का फेज डिफरेंस, उसको इस तरह से भी लिखते हैं, हेंस पॉइंट्स ऑफ प्रेशर नोड will be displacement एंटीनोड्स। π/2 के फेज डिफरेंस का ये मीनिंग होगा, जो प्रेशर नोड होगा वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटीनोड। और प्रेशर नोड का मीनिंग फील करो, प्रेशर नोड का मतलब डेल्टा P 0, मतलब कोई चेंज नहीं, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और प्रेशर एंटीनोड पे या तो प्रेशर मैक्सिमम होगा या प्रेशर मिनिमम होगा, एक्सट्रीम होगा, या तो बहुत ऊपर गया होगा P नॉट प्लस BK S नॉट, या नीचे आया होगा कम हुआ होगा P नॉट माइनस BK S नॉट। तो इसका मतलब प्रेशर का इक्वेशन में जो P का वैल्यू हम देखेंगे वो प्रेशर नहीं, वो प्रेशर का चेंज बता रहा होगा, क्योंकि नहीं कुछ है तब भी प्रेशर मौजूद है। इंसान इतना आलसी होता है कि वो डेल्टा डेल्टा लिखने के मूड में नहीं रहता, वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यदि लिखता है S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो प्रेशर का इक्वेशन लिखता है P इक्वल्स टू P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एम्पलीट्यूड का लिख देता है P नॉट इक्वल्स टू BK S नॉट। और ये आपसे कहता है कि अब आप याद रखो, ये P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये P नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड है, और ये चेंज इन प्रेशर को बता रहा है, मैक्सिमम क्या होगा।
तो डेल्टा लिखने की ट्रेडिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान आलसी है, डेल्टा बार बार लिखना था, हटा दिया। अब पी नॉट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत मानना, ये पी नॉट है चेंज इन प्रेशर, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर साउंड के जाने के टाइम पे, और वो किसके बराबर होता है? बी के एस नॉट के बराबर होता है। बी क्या है? मीडियम का बल्क मॉड्यूलस के 2 पाई बाय लैम्डा, और एस नॉट क्या है? एस नॉट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। आगे कौन सा था? फिर से वाला होता है डिस्प्लेसमेंट, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो कॉस वाला को क्या लिखते हैं? साइन प्लस पाई बाय 2। तो आप कहोगे प्रेशर वाले से, प्रेशर वाला आगे है डिस्प्लेसमेंट वाले से, या डिस्प्लेसमेंट वाला पीछे है प्रेशर वाले से। सर आपके पास जब पेज फ्री है तो एक ही पेज पे इतना लिखने में क्यों लगे रहते हो यार? उसका कारण है, सब चीजें एक साथ दिमाग में आनी चाहिए, वो दिखते रहना चाहिए कि ये यहाँ वेव है और इन्हीं के सारे डाटा मैनिपुलेट हो रहे हैं। अब एक काम और करो, टाइम को 0 कर दो। हाँ कोई बात नहीं, टाइम को 0 करो एट t0, और तुम इक्वेशन बना रहे हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेव को जाते देख रहे हो, तो t0 पे इक्वेशन देखो क्या आया आपके पास। s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, किस में बदल जाएगा? हाँ, माइनस एस नॉट साइन के एक्स, और p इक्वल्स टू पी नॉट कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स क्या हो जाएगा? p इक्वल्स टू पी नॉट कॉस के एक्स। और इनके ग्राफ बना के देखो, इनके ग्राफ बना के देखो, तो कॉस वाला ग्राफ बनेगा p का, और साइन वाला बनेगा माइनस साइन वाला बनेगा, साइन वाला नहीं, माइनस साइन वाला बनेगा। ये बात समझ में आई? तो ये साइन का कर्व है और ये पी का कर्व है, प्रेशर वाला। ये चेक कर लीजिए डायग्राम, मेरे टैब पे देखिए डायग्राम। आपने t0 का इक्वेशन लिया और उसका डायग्राम बना दिया, ठीक है? अब मुझे बताइए कि साउंड कैसे प्रोपिगेट करता है मीडियम में? अल्टरनेट या एडजेसेंट क्या कहते हैं? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो यहाँ दिख रहा है, ये अल्टरनेट, एक के बाद एक, एडजेसेंट, ठीक है? एडजेसेंट, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन वाले, या कंप्रेशन रेयरफैक्शन का पेयर बार बार आ रहा है, ऐसे सब कंसेक्यूटिव होगा। तो ये जो आप चुने इस डायग्राम में, कहां से कहां कहलाएगा कंप्रेशन वाला रीजन, कहां से कहां कहलाएगा रेयरफैक्शन वाला रीजन? तो ध्यान से देखिए, जहां से जहां प्रेशर पॉजिटिव दिख रहा होगा, जहां से जहां प्रेशर पॉजिटिव जब तक दिख रहा होगा, वो टुकड़ा कंप्रेशन रीजन है, और जहां प्रेशर निगेटिव दिख रहा, मतलब निगेटिव दिख रहा मतलब प्रेशर कम हो गया, वहां मॉलिक्यूल हट गए, वो रेयरफैक्शन रीजन दिखेगा। तो ये पहला वाला टुकड़ा कंप्रेशन रीजन, अगला वाला टुकड़ा जो है रेयरफैक्शन, उसके आगे कंप्रेशन, उसके आगे रेयरफैक्शन। पहले तो साइन और कॉस बनाओ, एक पी वाला कॉस का फंक्शन बना लो, और उसी के बगल में उसी ग्राफ में साइन का माइनस साइन वाला फंक्शन बनाओ, और दोनों के नोड एंटी नोड अलग अलग ये हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे नोड, एक का नोड होगा दूसरे का एंटी नोड होगा। देखो एक का एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, चेक कर रहे हो? वो वैसा होगा, ठीक है? और काला वाला जहां से जहां तक निगेटिव है ना प्रेशर वाला, वहां से वहां तक रेयरफैक्शन। और याद करो, एक 3 स्टार वाला डब्बा हुआ, वो डेल्टा पी हमने शुरू में डिराइव किया था, माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। ये डेल एस बाई डेल एक्स जो था, इसको लिखते थे माइनस बी इंटू स्लोप। जहां स्लोप मैक्सिमम होगा एस एक्स ग्राफ का, मतलब एस एक्स का जहां नोड बनेगा, एस एक्स का जहां नोड बनेगा, वहां डेल्टा पी क्या होगा? मैक्सिमम। अरे डेल्टा पी मैक्सिमम चाहे पॉजिटिव या निगेटिव में जाए, मैग्नीट्यूड वाइज
डेल्टा पी मैक्सिमम। तो डेल्टा पी जहां मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा यदि पॉजिटिव आता है तो, और डेल्टा पी निगेटिव में जाता है मैक्सिमम की तरफ, मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव, वहां डेल्टा पी निगेटिव हो जाएगा मैक्सिमम, निगेटिव में मतलब अमाउंट वाइज मैक्सिमम। तो वो कहलाएगा, ये जो नोड बन रहा है डिस्प्लेसमेंट का, ये कहलाएगा, ये वाला पोजीशन कहलाएगा मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन आर मैक्स। और जहां पर मैक्सिमम ये पॉजिटिव पी दिख रहा है वो कहलाएगा सी मैक्स, कंप्रेशन मैक्स। जहां पर ये दिख रहा है ये आर मैक्स, ये सी मैक्स, यहां पर फिर दिख रहा होगा आर मैक्स। चलो नहीं समझ में आया, एक मिनट को। पी पॉजिटिव में कहीं मैक्सिमम होगा ना, तो वो सी मैक्स, और पी नेगेटिव में की तरफ जाके जहां मैक्सिमम हुआ वो आर मैक्स, रेयर फ्रैक्शन मैक्सिमम। तो रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन में बीच में होगा रेयर फ्रैक्शन मैक्स, और कंप्रेशन वाले रीजन में बीच में होगा कंप्रेशन मैक्स। चलो मान लेते हैं, एक मिनट को मेरे समझ में ये नहीं आया तो दो मत देखो, एक बार आपके सामने में केवल ये पी वाला ग्राफ में रखता हूं, पी वाला ग्राफ में रख रहा हूं, ये पी और एक्स का ग्राफ है। बताइए तो कौन कौन से पॉइंट होंगे मैक्सिमम कंप्रेशन वाला? 2 3 4 5 6 7 8, इनमें कौन से पॉइंट है जहां पर सी मैक्स हम देख रहे हैं? कंप्रेशन मैक्सिमम 2 और इधर 6, 2 and 6, और ये जो 4 है और ये 4 है और ये 8 है, ये मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन है। ये आर मैक्स वाले पॉइंट हो गए, आर मैक्स रेयर फ्रैक्शन, और 2 वाला सी मैक्स, 6 वाला सी मैक्स कंप्रेशन मैक्सिमम, जहां प्रेशर मैक्सिमम दिख रहा है। वो प्रेशर मींस प्रेशर का चेंज, पॉजिटिव मींस बढ़ा हुआ। और ये पूरा रीजन जो होगा यहां से यहां तक का रीजन, ये तो गायब ही हो गया, यहां से यहां तक का जो रीजन होगा ये कंप्रेशन रीजन होगा, ये कंप्रेशन रीजन होगा। और उसके बगल वाला रीजन जो है ये रेयर फ्रैक्शन रीजन है, ये रेयर फ्रैक्शन रीजन है। किसी पाइप में साउंड जा रहा होगा, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। किसी मोमेंट पे फोटोग्राफ लेंगे तो ऐसा आएगा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये नहीं, मतलब ये इमेजिनेशन है कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे अल्टरनेट रहेंगे। यदि एसएक्स ग्राफ होता तो ये पी वाला सबको दिख जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता। यदि कोई एसएक्स ग्राफ देके आपसे पूछ ले कि बताओ कहां पर कंप्रेशन मैक्सिमम, तो जहां नोड होगा एस का वहां एंटी नोड होगा पी का, तो नोडल पॉइंट पे सी मैक्स या आर मैक्स लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? तो स्लोप दो तरह का दिखेगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो जहां पर स्लोप पॉजिटिव दिखेगा वहां डेल्टा पी निगेटिव हो जाएगा, तो ये आर मैक्स हो जाएगा, आर मैक्स, ये आर मैक्स हो जाएगा जहां जहां स्लोप आपको दिख रहा है पॉजिटिव। और ये सी मैक्स हो जाएगा, सी मैक्स हो जाएगा जहां जहां दिख रहा है निगेटिव। और जहां से जहां तक दिख रहा है स्लोप निगेटिव, उसके बीच में कंप्रेशन होगा। जहां से जहां आपको स्लोप दिख रहा है निगेटिव, यहां से यहां तक स्लोप दिख रहा है ना निगेटिव, अरे देख लो ना यार। तो डेल्टा पी क्या लिखते थे? डेल्टा पी लिखते थे -b इंटू स्लोप, एसएक्स ग्राफ का स्लोप। तो जहां पर हम देख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव निगेटिव, वहां पर डेल्टा पी पॉजिटिव हो गया, वो कंप्रेशन रीजन। तो एसएक्स ग्राफ में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ढूंढना इसलिए वो पूछा जाता है। और उसमें भी नोडल पॉइंट जो होगा वहां सी मैक्स या आर मैक्स का। ग्रुप पर डालना इसकी रिकॉर्डिंग तो ज्यादा उसमें हाँ मैं डाल दूंगा, ये से रिकॉर्ड तो कर ही लिया है। पॉइंट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, कहानी कंटिन्यू रहेगा। अगले टर्न पे ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट, वो दो चीजें हैं जो साउंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।